केमिस्ट्री में अगर कोई एग्जामिनर आपको टेस्ट करना चाहे, आपकी किसी क्लास को टेस्ट करना चाहे या आपकी किसी बैच को जो है ये देखना चाहे कि डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट कौन से हैं, तो वो फिर न्यूमेरिकल्स का सहारा लेता है। केमिस्ट्री में अगर किसी बैच में किसी स्टूडेंट्स को अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो फिर आप न्यूमेरिकल्स दे दो उनको और आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। और क्योंकि आपके दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मोस्टली सॉल्व हो जाते हैं, बट जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं केमिस्ट्री में वो थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं और यही स्टूडेंट्स के दरमियान फ़र्क साबित होता है। बट आप न्यूमेरिकल्स को केमिस्ट्री में टैकल कर सकते हो अगर आपको सिंपल फार्मूलाज उनके आते हों, हर किसी का पता हो कि ये टॉपिक हो, इस टॉपिक के बारे में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका क्या ईजीएस्ट फार्मूला है, जो कि आपको चंद ही फार्मूला है जो कि आपको याद होने चाहिए, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा आपको भले घुमा फिरा के पूछा जाए आप उसको टैकल कर लोगे। इस सीरीज़ में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आपको MD-CAT, E-CAT हो या दूसरी कोई भी टेस्ट हो, तो उनको हम सॉल्व करने के लिए ईजी फार्मूलाज जो है ड्राइव करके आपको बता देते हैं कि कौन से फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो चलिए आज एक और हम न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs को ट्राई करते हैं। तो हमने पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो ये एक फोटॉन एमिट करेगा। अब जो उसने फोटॉन एमिट किया है उसका वेव नंबर बताइए क्या है। आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है। अब इन 4 ऑप्शन में से आप राइट ऑप्शन कब क्लिक कर पाओगे, कब टिक कर पाओगे, जब आपको पता हो कि आपको के वेव नंबर कैलकुलेशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा इजीएस्ट फार्मूला है जो कि आप जल्दी से यूज़ करके और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अब हम उस सिंपल फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। बट सिंपल फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, बट वीडियो के आखिर में वो लोग जो सिर्फ फार्मूला जानने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ MCQs की तैयारी कर रहे हैं, वो फ़ौरन वीडियो को स्किप करके लास्ट वाला पोर्शन देख लें, और जिसमें मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा आपको सिंपल फार्मूला यूज़ करके। और वो स्टूडेंट जो कि चाह रहे हैं कि लगे हाथों हम डेरिवेशन भी उस फार्मूला की सीख लें, ताकि अगर बोर्ड के एग्ज़ाम आए तो उनको जो है हम जो ना अपने पेपर में भी सॉल्व कर सकें प्रॉपर नमूने से और एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकें। तो चलिए डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। हमें पता है कि वेव नंबर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ, या ऐसे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो है वेव नंबर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरी तरफ हमारी एनर्जी ऑफ फोटॉन के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब हम इन दोनों रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। हमें एनर्जी ऑफ फोटॉन मालूम करने का फार्मूला पता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखी हुई वो चैनल में जाके और हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी ऑफ फोटॉन को मालूम करने का फार्मूला कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन हमने प्रॉपरली सीखी हुई है। उसके बाद इसी फार्मूला को हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, और इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम ये वाला रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा, जो रिलेशनशिप है हमारा कि डेल्टा E जो है h/nu के बराबर भी होता है, ये हमारा वेल नोन रिलेशनशिप है, डेल्टा E h/nu के बराबर होता है। तो फिर हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है ताकि फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए वेव नंबर वाला रिलेशनशिप पे हम पहुंच जाएं। ठीक है, तो अब इस फार्मूला से अगर हम डेल्टा E की जगह हम h/nu पुट कर लें तो ये फार्मूला इस तरह से कुछ बन जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो h को हम, या जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे h² था, यहाँ पे h² से मल्टीप्लाई करके हम h³ लिख सकते हैं। ठीक है, बट हम इसको फ़िलहाल के लिए सेपरेट रख रहे हैं ताकि हम इसको सिंपलेस्ट वर्जन में लेके जाएं। ठीक है, इसको h³ लिख सकते हैं, हम यहाँ पे फार्मूला को फिनिश कर सकते हैं, बट हम इसको सिंपलेस्ट वर्जन में लेके जाना चाह रहे हैं क्योंकि हम अल्टीमेटली यही चाह रहे हैं कि MCQs को हम जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो चलिए इसको सिंपलेस्ट ऑफ वेज में जो है इक्वेशन को सिंपल एक फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि जो me पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² जो बराबर होता है वो के कांस्टेंट के बराबर होता है। ये जब डेल्टा E की हमने इक्वेशन ड्राइव की थी तो उस वक्त हमने ये मालूम किया था, और उसका वैल्यू होता है 2.18 × 10⁻18। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला पोर्शन जो है ये k के बराबर बनता है, तो यहाँ पे हम k लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय h कर देंगे।
के डिवाइडेड बाय एच कर देंगे तो हमारा ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो इक्वेशन नंबर 3 में तब्दील हो जाएगी। और अगर इसको और मज़ीद सिंपल करना है तो एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, उसका हम वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। एच प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास क्या है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल्स पर हर्ट्ज। ठीक है, अब यही जो है मैं इक्वेशन नंबर 3 में अगर वैल्यू पुट करूं एच की जगह तो ये इक्वेशन नंबर 3 जो है उसमें मैंने पुट किया तो जूल जूल में कैंसिल हो जाएगा और इसको मैं सिंपल डिवीजन वाली मल्टी ऑपरेशन में अगर इस पे अप्लाई करूं तो मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन आती है कि फ्रीक्वेंसी अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये मेरे पास सिंपल सा फार्मूला मौजूद है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻15 मल्टीप्लाई बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 जो है वो हायर शेल होता है, n1 जो है वो लोअर शेल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर मुझसे वेव नंबर इधर तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर फ्रीक्वेंसी भी पूछी जाए तो मैं इसको यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकता हूँ। चलिए, जब हमने फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली, ये देखें कांस्टेंट है, ये हमें दोनों पता है कि कौन से शेल की में ट्रांजिशन हो रही है, वो हमें जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है, तो हम फ्रीक्वेंसी तो इजीली मालूम कर सकते हैं। जब फ्रीक्वेंसी इजीली मालूम कर ली तो जब हमने फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली तो फिर हमें एक सिंपल सा रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के दरमियान मौजूद मालूम है, क्योंकि हमें वेव नंबर पूछा जा रहा है तो हमें अल्टीमेटली वेव नंबर ही फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, वेव नंबर को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट टाइम्स दी वेव नंबर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का भी हमें वैल्यू पता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें जो है ना इक्वेशन पता है, इधर से हम जस्ट वेव नंबर का वैल्यू पता है, हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता है, वेव नंबर मालूम करना है तो वेव फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट से तो हमें वेव नंबर मिल जाएगा। यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल गई, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, यहाँ पे लेके जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा, वेव नंबर हमें मालूम हो जाएगा और हम वहाँ से राइट ऑप्शन क्लिक कर पाएंगे जो क्वेश्चन हमें दिया गया है। या तो फिर ये कर सकते हैं कि हम वेव नंबर के लिए अलहदा ही एक इक्वेशन ड्राइव करें जो कि सिंपल इक्वेशन हो और एक ही इक्वेशन हो, उसको याद कर लें और वेव नंबर के बारे में जब भी पूछा जाए तो बस डायरेक्टली वही इक्वेशन अप्लाई करें फ्रीक्वेंसी के तरह। वो भी बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 हमने अभी जो है ड्राइव की थी। इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास इस तरह से थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन थी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू m(e)⁴ h क्यूब बन जाता है और मल्टीप्लाई बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, h क्यूब क्यों बना था क्योंकि h न्यू था यहाँ पे, तो h यहाँ पे लेके आए थे, h स्क्वायर से h क्यूब बन गया। ठीक है, अब हम वेव नंबर वाली इक्वेशन रिलेशनशिप जो है फ्रीक्वेंसी का वो वाला यूज़ करें तो हमारे पास वेव नंबर बन जाता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट जो है c। ठीक है, अब इसको ही अगर इसी इक्वेशन में हम वेव नंबर की इक्वेशन में अगर फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन है वो पुट करें, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन यहाँ से लेके इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाती है। ये हमारा कांस्टेंट था, ये जो है फ्रीक्वेंसी के साथ साथ फार्मूला में आ रहा था और सी हमारा नीचे ऑलरेडी है। अब इस फार्मूला की वजह से तो सी यहाँ पे आ गया, तो ये एक पूरा का पूरा टर्म जो है कांस्टेंट बन जाता है और इसको कहा जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट, RH के नाम से जाना जाता है। और रेडबर्ग कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू है 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 पर मीटर। ये रेडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला है और इस पूरे की जगह हम अब एक वेव नंबर की इक्वेशन को ऐसे कह सकते हैं कि वेव नंबर इज इक्वल टू RH मल्टीप्लाई बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इसमें हमें RH का वैल्यू पता है, n1 का पता है कि n1 हमें जो है कहा गया है 2 है, शेल नंबर 2 है लोअर शेल, और हायर शेल जो है शेल नंबर 4 है, तो यहाँ पे शेल नंबर 4 का वैल्यू रखें, शेल नंबर 2 रखें n1 की जगह, और रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें तो आपका वेव नंबर निकल आएगा, जिसको आप करेक्ट ऑप्शन से कंपेयर करके सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।